This is Rupesh Kumar from Ajay Pune and welcome you all in this Freeze Foundation YouTube channel platform. So आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक में आज हम लोग ना किसी फिजिक्स की बात करेंगे, ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ना ही कोई कंसेप्ट सीखेंगे। आज हम लोग एक नया बात करने वाले हैं कि वे स्टूडेंट जो अभी तक अपना तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर लास्ट 3 मंथ बचा है उनके पास और कोई इस जैम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, दे हैव माइंड बट स्टिल दे आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल। माइंड है, अच्छा खासा इंटेलिजेंसी है, लेकिन बहुत लोग किसी और कारण से तैयारी नहीं कर पाए हैं या फिर कर रहे हैं बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लास्ट तक देखें और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो का या सेशन का हमारा टॉपिक है कि लास्ट के 3 मंथ यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कैसे तैयारी किया जाए, किन किन टॉपिक को पढ़ा जाए सो दैट IIT JAM 2021 यानी कि जो IIT JAM 2021 IISc बेंगलोर जो कंडक्ट करा रही है उसमें अपना रैंक सिक्योर कर पाए या फिर एक अच्छा कॉलेज, इधर वो IIT हो या NIT हो, मतलब एक अच्छा कॉलेज में दाखिला मिल जाए। क्योंकि देखो, नहीं से बेटर है कि आपका अच्छा NIT में हो जाए। आपका कहीं नहीं हुआ, लास्ट में आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उससे कई गुना बेहतर है हमारे NIT और न्यू IIT। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए ये मन में खलीस ना रह जाए, 1 साल का ड्रॉप ना लेना पड़े, 1 ईयर अपना बर्बाद ना करना पड़े। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप आसानी से 45 to 50 और 55 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, बशर्ते आपका 11-12 का अगर थोड़ा बहुत भी अगर फॉर्मूला भी आपको याद है। तो हम ये नहीं करें कि 11-12 का आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको ना JEE मेंस निकालना चाहिए, JEE मेंस का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बस कम से कम फॉर्मूला याद है बहुत कुछ, और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अभी भी आप रिविजन करके 11-12 का सारा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जो बेसिक बेसिक फार्मूला है, बहुत हाई एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। और साथ में अभी हम कुछ ग्रेजुएशन का भी आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, उनको अगर आप कवर अप करते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, नो डाउट। तो आज हम लोग IIT JAM के सिलेबस में टोटल 7 मेजर टॉपिक होते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, then modern physics, then thermodynamics and statistical mechanics, electromagnetic theory and oscillation wave and optics और मैकेनिक्स और मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये 7 मेजर टॉपिक होते हैं जिसमें से आज हम हर एक टॉपिक पे पर्टिकुलरली बात करेंगे कि किस टॉपिक पे कितने इम्पोर्टेंट, मतलब किस टॉपिक के अंदर में कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है जिनसे लगातार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि उन टॉपिक्स को छोड़ना ही नहीं है। यानी कि आपके पास 3 मंथ है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, पूरा एंटायर सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं, तो एकदम शॉर्ट वे में आप क्या पढ़ें सो दैट आपका काम हो जाए। तो चलिए, इंट्रोडक्शन मिल गया आज की क्लास में क्या होने वाला है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब एक एक करके टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। कौन से टॉपिक है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, IIT JAM में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट का 3 मंथ कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इन टॉपिक को पढ़ने के बाद ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़े, पहले इनको खत्म कर ले तभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़े। ऐसा ना हो कि ये छूट जाए और कुछ आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ लिए। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक फॉर द IIT JAM। क्लियर है? और इस बार भी इसी में से जितना मैं टॉपिक अभी बात करूंगा उसी में से 60 to 65 मार्क्स, 70 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयार हो जाए। बहुत बेसिक सवाल आते हैं IIT JAM में, कोई हाई फाई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं दैट इज मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन हर साल लगभग फिक्स है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मैथ या मैथमेटिकल फिजिक्स बोल ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे जो पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, differential equation of second order with constant coefficient, है ना, with constant coefficient। ये एक ऐसा टॉपिक है। अच्छा, और इसमें साथ में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर लीजिएगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम समझते हैं?
कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए कुछ इनिशियल वैल्यू दिया रहता है जिसको अप्लाई करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है उसमें आप कांस्टेंट को एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 2 इज इक्वल टू y प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू 0 या कुछ भी इस तरह का इनिशियल वैल्यू कंडीशन दिया रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग मोस्टली इस टॉपिक पे एक सवाल तो आईटीजीएम सेट कर ही देता है, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर डिफरेंशियल से सवाल सेट करना हो इक्वेशन से तो इसी कंसेप्ट पे सवाल आते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आप 12 वाला अगर ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज भैया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी। अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स इस लास्ट का 3 मंथ में पढ़ना चाहते हैं, इससे कोई टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं जो 4-5 टॉपिक बता रहा हूँ वो जरूर कर ले, डेफिनेटली इससे सवाल बनेंगे। फोरियर सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप ए नॉट निकालने सीख ले एंड अदर हायर कोफिशिएंट A1 B1 A2 B2 ये सब जो हार्मोनिकल कोफिशिएंट होते हैं फोरियर सीरीज में उनको निकालने सीख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला सीख ले सिर्फ और प्रैक्टिस कर ले 2-4 क्वेश्चन। जेकोबियन एक इंपॉर्टेंट है, जेकोबियन क्या करता है ना, सरफेस और वॉल्यूम जो एरिया होता है, जो वॉल्यूम होता है उसको वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। जेकोबियन का काम क्या है कि सरफेस और वॉल्यूम को वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कई बार जेम सवाल सेट कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वेक्टर कैलकुलस, क्या है नेक्स्ट वेक्टर कैलकुलस, है ना। वेक्टर कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम पढ़ लीजिए, देन स्टोक्स थ्योरम पढ़ लीजिए, समझ पा रहे हैं ना, स्टोक्स थ्योरम। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तो आपको आना ही चाहिए इतना। और इसी चीज को पढ़ने के दौरान आप ये भी पढ़ लेंगे कि लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस इंटीग्रल को ही फ्लक्स भी बोलते हैं, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लगातार पूछता है। और साथ में वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। ये वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर इंटीग्रेशन में इतनी चीजें कवर होनी चाहिए। साथ में आपको कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सब बेसिक है, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, है ना, ये तो आना ही चाहिए आपको। साथ में जो आप डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, है ना, ये मतलब वेक्टर कैलकुलस, पूरा एंटायर वेक्टर कैलकुलस का कम से कम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे स्टोक्स थ्योरम का कम से कम रिलेशन याद होना चाहिए, आपको प्रूफ नहीं करना है। ये क्या करता है, स्टोक्स थ्योरम लाइन को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, समझ पा रहे हैं। और ये बेसिक चीजें कि कैसे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें, एक आध प्रॉब्लम कर दीजिए, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करें, है ना, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये सब क्या होता है, फॉर्मूला इनका क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करें किसी फंक्शन का, डिफरेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, कर्ल का फॉर्मूला, ग्रेडियंट का फॉर्मूला, स्फेरिकल में, सिलिंड्रिकल में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, है ना, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बेसिक आपको आना चाहिए। तो इतना वेक्टर कैलकुलस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सवाल बनते ही बनते हैं और इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। एक मैं लास्ट मैथमेटिकल फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करूंगा जिसमें आप मैट्रिक्स आइगन वैल्यू निकालना सीख ले, है ना, आइगन वैल्यू निकालना सीख ले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, और साथ में ट्रेस निकालना सीख ले। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। आइगन वैल्यू और प्रॉपर्टीज पढ़ ले आइगन वैल्यूज का, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से अगर सवाल आता है तो मोस्टली सवाल यहीं से आता है कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करें और उनका प्रॉपर्टीज क्या है। इस प्रॉपर्टीज पे भी कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स इस लास्ट के 3 मंथ में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे विचार से, मेरे एक्सपीरियंस से ये 1 2 3 4 5 ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ नेक्स्ट सिलेबस, ठीक है। सो मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद मैं बात करने वाला हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़ा जाए, ठीक है। देखो पूरा इंटायर सिलेबस को हमने इसलिए कवर किया है ताकि देखो ऐसा ना हो कि 3 टॉपिक पढ़ ले पूरा डिप तक पढ़ ले, ऐसा नहीं करना है आपको। लास्ट के 3 मंथ में सारा टॉपिक पढ़ना है और सबका आसान टॉपिक पढ़ लेना है, समझ पा रहे हो ना। सवाल इंटायर सिलेबस से आने तो आपको क्या करना है, इंटायर सिलेबस पढ़ना है लेकिन थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है उसको पढ़ लेना है। ऐसा ना हो कि 2 टॉपिक पे पीएचडी कर लिए और सवाल तो आया पूरा इंटायर सिलेबस से, तो वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होने के लिए इंटायर सिलेबस को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और जो आपको इजी लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो मैथमेटिकल के बाद मैं आता हूँ मैकेनिक्स पे।
देखो मैकेनिक्स में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा इस पे, क्लासिकल मैकेनिक्स पे जो है या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी सिलेबस हैं उसमें मैं आपको बहुत ठेठ भाषा में एक टॉपिक बोलूंगा जिसपे सवाल हर साल एक आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ लो, वरना 12th लेवल का 11th लेवल का भी पढ़ते तो चलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद नेक्स्ट जो मैं टॉपिक एक बोलूंगा, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स जिसमें कैपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ ये सब आ जाता है। ठीक है, कैपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ है ना, ये पढ़ लो भैया। दूसरा तीसरा जो है कंसेप्ट, ये पढ़ लो कंसेप्ट, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कंसेप्ट से भी एक सवाल लगभग जैम पूछ लेता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन डिफरेंट सिस्टम है ना, यानी कि स्फेरिकल प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 सिस्टम ही होते हैं इन जनरल, पूछते हैं प्लेन प्लेनर और सिलिंड्रिकल। भैया दोनों में सीख लीजिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफियत है ना। और साथ में जो मैं लास्ट टॉपिक बोलने वाला हूँ थोड़ा फास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 का जो भी आप मैकेनिक्स पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए थ्रू आउट है ना, थ्रू आउट सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? फॉर्मूला, और एक आध प्रॉब्लम जो भी आपके नोट्स में होंगे उसको देख लीजिए। ठीक है, या फिर किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पे चले जाइए, क्लास 11 का नोट्स मटेरियल को थ्रू आउट एक बार उनको खाली देख लीजिए, उनका फॉर्मूला माइंड में रिकैप कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, या फिर अभी से ही हर संडे को एक बार क्लास 11 का मैकेनिक्स का सारा फॉर्मूला हर संडे को देखना याद कर दीजिए, तो एग्जाम आते आते आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और यकीनन मानिए इतना मदद करेगा ये कंसेप्ट आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो these are the important topic to be covered before the exam in last 3 months for the classical mechanics। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, इसी में से क्वेश्चन आपके सेट होने वाले हैं। ठीक है, अब क्लास 11 में इंटायर क्लास 11 का बात कर रहा हूँ, क्लास 11 का इंटायर मैकेनिक्स, रोटेशनल, न्यूटन्स लॉ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोलिजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लीजिए, कोलिजन पढ़ लीजिए, न्यूटन्स लॉज पढ़ लीजिए, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, और एक जो सवाल आता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होता है, ड्रैग फोर्स प्रॉब्लम, मैं भूल गया था ये, ड्रैग फोर्स प्रॉब्लम क्या आता है? ड्रैग फोर्स प्रॉब्लम। भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कोलिजन, क्लास 11 का जो पढ़ेंगे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कोलिजन जरूर पढ़ लीजिएगा मेंस लेवल का। ठीक है, जेईई मेंस लेवल का, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का वगैरह वगैरह का। और ड्रैग फोर्स प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके जो हम लोग लाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग स्किल है ना, सॉल्विंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों पे लगभग हर साल एक सवाल बनता ही बनता है, तो ये आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स है ना, थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही आसान है नंबर उठाना, ऑसिलेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं इधर, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है ना, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स। इससे आपको देखिए क्या क्या पढ़ लेना है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल जेम सवाल पूछता है, मतलब अगर आप ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो जो सबसे पहला टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए वो करना चाहिए डिफ्रैक्शन। क्या करना चाहिए? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या पढ़ना है भैया? ड्यू टू सिंगल स्लिट है ना, सिंगल स्लिट, ड्यू टू डबल स्लिट और एन स्लिट भैया डिफ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो, जेएम में हर साल एक सवाल पूछता है। अगर आना है अगर वेव ऑप्टिक्स से सवाल आना है तो भैया सबसे पहला उनका फेवरेट टॉपिक है डिफ्रैक्शन। सेकेंड जिससे क्वेश्चन छूटता ही नहीं है, डिफरेंट एग्जाम में जिससे पूछता है वो है भैया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में आपको क्या पढ़ लेना है? क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, माइलर्स लॉ, समझ पा रहे हैं ना, ये सारी चीजें, इलिप्टिकली, सर्कुलरली, लिनियरली पोलराइज लाइट कैसे पहचानेंगे अगर इक्वेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एंड सो ऑन पूरा पोलराइजेशन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये 2 उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, मतलब जितना तारीफ करो उतना कम। थर्ड में अगर पढ़ने का मन है तो इंटरफेरेंस पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? इंटरफेरेंस। आपने अभी तक डबल स्लिट का पढ़ा होगा, आपका अब आप ट्रिपल स्लिट पढ़ लेना। ठीक है,
डबल एंड ट्रिपल स्लिट के चलते पढ़ लेना, ठीक है। सीट इन द पाथ, इंट्रोड्यूसिंग ऑब्स्टेकल इन पाथ, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है कि मान लो कि ये सोर्स है, ये लाइट जा रहा है, तो यहाँ अगर एक माइका सीट इंट्रोड्यूस कर दे, अगर दोनों में इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड सो ऑन पे, ठीक है, या इंटेंसिटी पे। क्लियर है? तो ये वाला कंसेप्ट जो है इंटरफेरेंस का पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आता है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। चौथा जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि सिलेबस में तो है ही नहीं, सही में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 का जितना भी आपने एसएचएम पढ़ा होगा, वेव वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा और एसएचएम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन वाला चैप्टर, भैया इनको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करना है आपको। क्या करना है? फॉर्मूला रिवीजन करना है, फॉर्मूला रिवीजन करना है। क्या करना है? क्लास 11 का नोट्स का वेव वाला चैप्टर और एसएचएम वाला चैप्टर का फॉर्मूला रिवीजन करना है। साथ में क्या करना है आपको? क्लास 12 में भी जाना है और वहां से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिवीजन कर लेना है। क्या कर लेना है? ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स जो होता है दोस्तों, इसका सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन कर लेना है। देखिए ऑप्टिक्स में 2 तरह के होते हैं, वेव ऑप्टिक्स और एक ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के लिए कुछ नहीं करना है, क्लास 12 लेवल का सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन कर लेना है, मोस्टली क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स के लिए 3 टॉपिक पढ़ना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और ऑसिलेशन के लिए क्या करना है? तो ऑसिलेशन के लिए भैया क्लास 11 का वेव एंड एसएचएम फॉर्मूला रिवीजन कर लेना है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद ऊपर दिख रहा है कि नहीं, आई होप सो दिख रहा होगा आपको। चलिए मैं इसे थोड़ा पीछे कर देता हूँ। ओके, अब शायद दिख रहा होगा ना, हाँ आई होप सो। क्लियर? चलिए तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था भैया वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स 3 महीना में क्या पढ़े। अगर ये टॉपिक पढ़ के अगर आप कुछ दूसरा पढ़ रहे हैं तो फिर बेवकूफियत वाली बात होगी, ठीक है ना। मतलब ये टॉपिक को आपको पहला प्रेफरेंस देना है, ये अगर खत्म हो जाए तब फिर कुछ पढ़ना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है भैया वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार है, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब आसान टॉपिक है। मैं जो बोल रहा हूँ पहले उस टॉपिक को देखें कि आपने क्लियर किया है कि नहीं। अच्छा, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, 6 महीना 12 महीना से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ क्या आपने अभी तक ये टॉपिक कवर किया है कि नहीं। अगर आप नहीं किए हैं तो इन टॉपिक को जल्दी से कवर कर लीजिए, तभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़िए। अगर इनके अलावा भी आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं देन बेटर, ऑफ कोर्स गुड, बट ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। दीज आर द स्टार टॉपिक, ठीक है। सो सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉलिड स्टेट की, ठीक है। मैं सॉलिड स्टेट की यहाँ पे बात करूंगा, फिर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की बात करूंगा। सॉलिड स्टेट में भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल आते हैं वो है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस पढ़ लीजिए आप। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन, और इसी में आता है ब्रैग्स लॉ। आपको मैंने सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, वीडियो अपलोड हो चुका है, आपने देखा होगा कि एक्सरे और ब्रैग्स लॉ और मिलर इंडिसेस पे ही ऑलमोस्ट सवाल पूछे जाते हैं। और एक जो थर्ड है वो बेसिक है, बेसिक ऑफ क्लास 12, बेसिक ऑफ क्लास 12 लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना। ये वाला टॉपिक क्लास 12 में जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर लाइक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी बीसीसी, है ना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड सो ऑन, जो भी बेसिक आपने पढ़ा होगा। और मैं आपको कंसेप्ट सॉलिड स्टेट में पूरा सॉलिड स्टेट कवर भी कर रहा हूँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पूरा आपको दे भी रहा हूँ कंसेप्ट, जो प्रॉब्लम सॉल्व वाला वीडियो है उसमें सॉलिड स्टेट का, ठीक है। तो आपको इससे बियॉन्ड कहीं नहीं जाना है। अब नेक्स्ट जो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, यहाँ पे ना वो पिक कब देता है एक्सरे और ब्रैग्स लॉ जब आप पढ़ेंगे और मिलर इंडिसेस, तो जो पिक कहाँ पे देता है वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, KCl हो गया, तो इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कौन से मिलर इंडिसेस पिक देते हैं, लाइक HKl का क्या वैल्यू होना चाहिए जिसपे पिक देते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट में, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूं तो इस पे एक सवाल जो आता है, सबसे मस्त सवाल जो आता है वो आपका पीएन एंड जेनर डायोड मिला के एक सवाल आता है। तो ये दोनों बेसिक 12 लेवल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, या वीके मेहता की बुक पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बियॉन्ड सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। पीएन एंड जेनर डायोड में वीके मेहता की बुक पढ़ लीजिए, उसके जो भी सवाल है उससे बाहर में आने वाले हैं। नेक्स्ट बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में सिर्फ पढ़ लेना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना है और डिफरेंट जो फॉर्मूला होता है तीनों मोड में पढ़ लीजिएगा, सीबी, सी और सीसी, ठीक है। और इसमें भी बाइसिंग का मेथड होता है कॉमन इमिटर में, जैसे फिक्स्ड रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ लीजिएगा, फिक्स्ड बायस पढ़ लीजिएगा, है ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इन्हीं पे सवाल आते हैं, ठीक है। और लास्ट एक जो है ऑपेम्प, ऑपेम्प पढ़ लीजिएगा, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड समिंग, डिफरेंस, लॉगरिथमिक, एंटी लॉग, है ना, ये डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ये ऑपेम्प पढ़ लीजिएगा, छोटा टॉपिक है। ये तीनों पे एक एक सवाल इलेक्ट्रॉनिक हर साल पूछता है। और साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लीजिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लीजिएगा। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको क्लियर होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, ये तो बहुत आसान टॉपिक है इसलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन मतलब वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में नंबर को कैसे कन्वर्ट करें, साथ में लॉजिक गेट, है ना, लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट का क्या पढ़ लेना है, ट्रूथ टेबल, और डिफरेंट लॉजिक गेट को कंबाइन कैसे करें, कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, कम्बिनेशन ऑफ गेट, कम्बिनेशन ऑफ गेट। और लास्टली जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको डी मॉर्गन्स रूल, है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम या लॉ जो भी है, ठीक है। तो ये भैया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो आपने बेसिक पढ़ा है क्लास 12 लेवल पे, इतना आपको कर ही लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक सवाल 1 नंबर का या 2 नंबर का हर साल पूछ ही लेता है। ये मैं उन टॉपिक का बात कर रहा हूँ जिन पे हर साल फ्रीक्वेंटली लगभग सवाल पूछे जाते हैं, 90% केस में सवाल इन टॉपिक में से ही आता है, ठीक है। ये रहा आपका पूरा सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक का खेल। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपने अभी तक इन टॉपिक को कवर किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे, सिलेक्शन लगभग तय होगा आपका, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सो ऑन, ठीक है। तो मैं देखता हूँ उसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही चाहिए। चलिए मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भैया मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लेना। अच्छा इसमें ना बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपको इसमें अगर दिक्कत आता है इसका न्यूमेरिकल बनाने में, हमेशा कंफ्यूज होते हैं लड़के, कभी इधर कभी उधर, है ना, तो छोड़ दो, इसको छोड़ देना, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पर एक सवाल आता है, छोड़ देना अगर आपको तकलीफ है। अगर नहीं तकलीफ है तो फिर एक सवाल फिक्स से हर साल पढ़ ही लेना है। इसका फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, जैसे टाइम डायरेक्शन, लॉरेंज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, है ना, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, डायनामिक मास m equal to m naught under root divided by under root 1 minus b square c square। these are the basic फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम लोग बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो एक तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए, चाहे x का हो, px का हो, x स्क्वायर का हो, px स्क्वायर का हो, ठीक है। साथ में आपको 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। इनका वेव फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए, इनका डिफरेंट स्टेट का एनर्जी आइगन वैल्यू मालूम होना चाहिए। एक डीजेनरेसी वाला कंसेप्ट है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है डीजेनरेसी। फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी पढ़ लीजिएगा, 1D 2D 3D। इसका भी आपको वेव फंक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ अगर एनर्जी आइगन वैल्यू पढ़ लेते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ई और साई पढ़ना है, इसमें भी अगर आप खाली ई भी पढ़ लेते हैं तो भी चलेगा, साई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे तो बेहतर है। साई सिर्फ 1D का पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है, 2D 3D का जरूरत नहीं है, क्लियर है। और नॉर्मलाइजेशन करने आपको आना चाहिए भैया, ये नॉर्मोगोनालिटी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई वास्ट टॉपिक नहीं, बहुत छोटा एक लाइन का डेफिनेशन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4, तो इतना में आपका लगभग काम हो जाएगा। और साथ में एक जो एक इंपॉर्टेंट है स्टेप पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल में आपको खाली याद रख लीजिएगा वेव फंक्शन,
साई याद रख लीजिएगा रीजन 1 का, रीजन 2 का और रीजन 3 का। इसमें तो स्टेप पोटेंशियल में वही होता है। साथ में आर और टी, रिफ्लेक्शंस प्लस ट्रांसमिटेंस इक्वल टू 1 जो होता है, तो आर और टी का फॉर्मूला एनर्जी और स्टेप पोटेंशियल भी के टर्म में याद रख लीजिएगा। क्लियर है? मैंने आपको सवाल भी कराया हुआ है, जब में आया भी हुआ है आर और टी, तो ये फॉर्मूला है। अगर आर का फॉर्मूला याद रख लीजिए तो आर का फॉर्मूला भी आपको याद भी होना चाहिए, अंडर रूट ई माइनस वी बाय अंडर रूट ई प्लस अंडर रूट ई माइनस वी पूरा टू द पावर 1/2 पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर का फॉर्मूला होता है ई और वी के टर्म में। ठीक है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वी द हाइट ऑफ द पोटेंशियल स्टेप। इससे आर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दीजिए आर प्लस टी इक्वल टू 1, तो यहाँ से टी मिल जाएगा। यानी आर याद रखिए, टी याद रखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर सीधा टी का कुछ पूछ दिया उल्टा ऊपर से तो याद रख लीजिए। क्लियर है? तो ये ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा। और एक है मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पे भी भैया लगातार सवाल आते हैं। ये क्वांटम इफेक्ट का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक और क्वांटम इफेक्ट तो पढ़ ही लीजिएगा जरूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा एकदम। भैया क्वेश्चन मस्त चकाचक आते हैं क्वांटम इफेक्ट पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, हर साल एक एक सवाल आते हैं। और इन कंसेप्ट में से 1 से 2 सवाल आते हैं क्वांटम का, जो बेसिक है, एकदम बेसिक छोटा सा हमने आपको सिलेबस बताया। और अगर किसी को पसंद है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो पढ़ लीजिएगा, उसमें एक सवाल हर साल आता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऑल अबाउट मॉडर्न फिजिक्स है और मैच कर लीजिए कि ये आपने छोड़ा तो नहीं। ठीक है ना, ये पढ़ के ही आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए मैं मिटाता हूं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लाइव पैकेज आने वाला है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, EMT का लाइव पैकेज 299 ओनली एट RS 299 हमारा आ चुका है। फिजिक्स फाउंडेशन के ऐप पे जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। और उसमें हमने जेम जे स्टेफर के लॉट ऑफ प्रॉब्लम और डीजे ग्रिफिथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और वो शायद अब 1-2 क्लास में खत्म भी होने वाला है। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम मिल जाएंगे, आपके तैयारी को इस लास्ट के 3 मंथ में बूस्ट मिल जाएगा। साथ में क्वांटम मैकेनिक्स वेब शुरू होने वाला है, लाइव क्वेश्चन सॉल्यूशन पैकेज, तो उसको भी आप 299 में परचेज कर सकते हैं। उसमें लॉट ऑफ जेटली और HC वर्मा का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साथ में जस्ट TFR का। तो अगर आपको इस लास्ट के 3 मंथ में क्वेश्चन पूछ चाहिए तो आप इस पर जा सकते हैं। ठीक है, ओनली एट RS 299। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स, और 2 बच गए हमारे पास, एक थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत आसान टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए आपको क्या पढ़ लेना है, आपको सबसे पहले इसमें पढ़ लेना है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो 12 बहुत बेसिक है, 11 का लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना है। इंट्रोपी और कार्नोट इंजन, इंट्रोपी एंड कार्नोट साइकिल इंजन जो बोलो है ना, ये सब पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खूब भर भर के सवाल आता है, लाइक आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस और डिफरेंट प्रोसेस है ना, डिफरेंट प्रोसेस भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ लेना है CP, CV और गामा फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक और वाइब्रेशनल मोड में, ट्रांसलेशनल मोड में प्लस वाइब्रेशनल मोड में प्लस रोटेशनल मोड में। ठीक है, तीनों मोड में पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको काइनेटिक थ्योरी में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना है, जिसमें आपको RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल है ना, ये सब आपको मालूम होना चाहिए 1D 2D 3D तीनों में। ठीक है, 1D आप लोग 1D 2D 3D तीनों में आपको इन जनरल जो फॉर्मूला याद होगा क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हैं वो 3D का होगा, तो 1D 2D भी देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में मैं बात करूं तो इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में एक ये बच गया मैक्सवेल रिलेशन और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, मैक्सवेल रिलेशन और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, है ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं तो यहाँ सभी इंपॉर्टेंट का ही बात कर रहा हूँ, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इस पे एक सवाल आता ही आता है, इस पे और इस पे मिला के
एक सवाल आता ही आता है, ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स पे एक सवाल यहीं पे सेट हो जाता है, मैक्सवेल रिलेशन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पे एक सेट हो जाता है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिफरेंस प्रोसेस को मिला के एक हो जाता है, और एंट्रोपी एंड कार्नोट साइकिल को मिला के एक हो जाता है, और जो बचा वो ये सीपीसीबी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। साथ में अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिए, या फिर गार्गन एंड बोस पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टेट मैथ को हमने इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि बच्चों को उसमें तकलीफ होती है, सेमेस्टर 6 का सिलेबस होता है, लोग पढ़े हुए नहीं रहते हैं। आप चाहें तो स्टेट मैथ पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत आसान है और नंबर उठाना बहुत ही ईजी है। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और एक लास्ट टॉपिक बचा है EMT, जो बहुत ही आसान है, और उसको भी मैं बता देता हूँ कि इस पर क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। ये वीडियो मेरा है यार, चलिए बोर्ड को क्या हो गया। ओके सो एक लास्ट टॉपिक जो बचा है दैट इज EMT, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से नंबर इससे भी उठाया जा सकता है। EMT में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो EMT में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि गॉस लॉ पढ़ना है, एक गॉस लॉ पढ़ लीजिए, और उसके बाद बेसिक ऑफ 12 पढ़ लीजिए। गॉस लॉ के बाद आप एम्पियर लॉ पढ़ लीजिए, एम्पियर लॉ पढ़ लीजिए। उसके बाद BSL रूल पढ़ लीजिए, बायोट सावर्ट लॉ है ना। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रो कैसे निकालेंगे, रो से भी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंड्यूस्ड EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंड्यूस्ड करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप साथ में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस L और म्यूचुअल इंडक्टेंस M कैसे निकालेंगे, इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको बाउंड्री कंडीशन मालूम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाउंड्री कंडीशन मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद होना चाहिए भैया, मैक्सवेल इक्वेशन सारे याद होना चाहिए, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी सवाल आते हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जहाँ से सवाल आता है वो है नॉर्मल इंसिडेंस का रिफ्लेक्शन थ्रू इंटरफेस। नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्शन निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? क्वांटिंग थ्योरम एक पढ़ लीजिएगा, इस पे भी कई बार सवाल सेट होता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ है, ठीक है, ये 4 चीज़। क्लियर? और नॉर्मल इंसिडेंस पे भी सवाल आता है। उसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ये पढ़ लीजिएगा LCR सीरीज एंड पैरेलल, LCR सीरीज एंड पैरेलल पढ़ लीजिएगा। साथ में आप कैपेसिटर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना, कैपेसिटर, इंडक्टर और कंडक्टर। कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल आता है भैया। साथ में आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इस पे बहुत बार सवाल आया है, ड्यू टू ए डाइपोल, है ना, ये पढ़ लीजिएगा। इस पे हमने आपको जितना मैंने सवाल कराया है EMT लाइव पैकेज में उतना मोर देन एनफ है, उसी में से देखिएगा 90% सवाल आने वाला है। साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़ लीजिएगा, जिसको सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, इस पे सवाल आ चुका है। सेल्फ एनर्जी का बात करें तो सेल का पढ़ लीजिएगा और सॉलिड स्फीयर का पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सेल और सॉलिड स्फीयर का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ लीजिएगा, जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन, ठीक है। साथ में लॉरेंज फोर्स पढ़ लीजिएगा और डायनेमिक्स पढ़ लीजिएगा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसा डायनेमिक होता है। क्लियर है? तो ये रहा। और अल्टरनेटिंग करंट एक लास्ट बचा है, फैराडेज लॉ और अल्टरनेटिंग करंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है और
इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैराडेज लॉ और अल्टरनेटिंग करंट, एकदम बेसिक पढ़ लीजिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई पढ़ना चाहता है तो क्लास 12 का पढ़ लेगा। ऑलमोस्ट सिलेबस आप देखेंगे तो एमटी का एग्जाम का इसी में कवर हो गया, और सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ठीक है। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका छूटना नहीं चाहिए, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर है ये ऊपर का जो मैंने लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि आपका तैयारी में ये बूस्ट पैदा करेगा, एक अच्छा आपको रणनीति देगा। मिलते हैं कभी किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।